हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। माय नेम इज कृतिका खुराना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक्स के टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी करा दिया है, तो वो वीडियोस आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में और इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इग्नोर मत करना, क्योंकि बैंक कभी कभी 5 नंबर की 10 नंबर की मतलब इतना एवरेज ले लेती है, और आपको पता ही है ना, बच्चे एक एक नंबर से 0.5 नंबर से भी रह जाते हैं। रिस्क क्यों लेते हो 1 मार्क्स का भी? जो आना है वो तो करके जाओ एटलीस्ट। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखो कितने टाइप्स होते हैं बैंक्स के। एक होता है सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स जो आरबीआई हो गया हमारा, जो हमारा हेड है, आरबीआई बैंक्स का हेड है। कौन है? आरबीआई। वो क्या है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है सेकंड कमर्शियल बैंक, दैट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब ये कौन से होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन से होगी? जो भी जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं। कल मैंने आपको बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि बैंक्स कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए हैं, क्या क्या सब हिस्ट्री में बताया था। तो वो वीडियो भी आप जाके प्लीज जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पीओ का हो या आपका क्लर्क का हो, दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आती ही आती है। इवन पीओ के एग्जाम में जब आप क्लियर करोगे, इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियोस। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक कौन कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं? जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं और एसबीआई हो गया। ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं? एच डी एफ सी है, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस, कितने एक्सिस बैंक है, कितने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक। और अभी तो इतने सारे बैंक प्राइवेट कर दिए गवर्नमेंट ने, है ना। और फॉरेन बैंक्स जो हमारे, यानी कि फॉरेन बैंक्स जो हमारे इंडिया में ओपन है, जिनकी ब्रांचेस, जैसे कि सिटी बैंक है और और भी बहुत सारे बैंक्स है फॉरेन, तो वो कौन से हो गए? फॉरेन बैंक्स। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में 3 आ जाते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। इसमें आरआरबी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। नाबार्ड इंक्लूड नहीं है। कमर्शियल बैंक्स की बात कर रही हूँ मैं। और जो भी हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक्स में नहीं आते, यानी कि सिर्फ वही बैंक्स आते हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ इंटरफेस करते हैं, डायरेक्टली हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम आरबीआई में तो नहीं जा सकते ना, कि हमको अपना पैसा डिपॉजिट कराना है, हम आरबीआई में थोड़ी ना जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? या तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। वो आपकी मर्जी है। तो कमर्शियल बैंक सिर्फ वही बैंक्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और scheduled commercial banks are those banks that are included in the second schedule of RBI Act 1934। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई एक्ट 1934 में आती है। और ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में ये चीज आ जाती है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये कौन से होते हैं? शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो याद रखना, कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से? आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो हो गए, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अब हम आगे आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स पे। अब स्पेशलाइज्ड बैंक्स कौन से होते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड किसके लिए? आरआरबीज की जो भी, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, प्राइवेट बैंक्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए कौन बना हुआ है? आरबीआई। इसी तरीके से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके लिए कौन काम करता है? नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। स्टैब्लिश हुआ था ये 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक है, चाहे ये वाले हैं या फिर आरबीआई है, इनके हेडक्वार्टर्स और इनका कब स्टैब्लिश हुए थे, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। मतलब एक आधा नंबर का तो मोस्टली आ ही जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। ये देखो, नाबार्ड भी 1982 में हुआ था और एक्सिम बैंक भी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ओके। नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर का है लखनऊ में। आपको अच्छे से याद रखना है। सिडबी का कब स्टैब्लिश हुआ था? सिडबी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर का है लखनऊ में। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी।
ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 9 जुलाई 1988 को, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ओके, तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स में कौन कौन से आ गए? नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक, दैट मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। एंड नेक्स्ट है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्टैब्लिश 9 जुलाई 1988 एंड हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स कितने टाइप्स के हो गए? 4 टाइप्स के हो गए। 3 कर लिए हमने, सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, थर्ड कौन सा हो गया? स्पेशलाइज्ड बैंक। फोर्थ है डेवलपमेंट बैंक। ये कौन सा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको डेवलपमेंट बैंक याद रखना है। कौन सा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ओके, स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 को, इसका हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। तो डेवलपमेंट बैंक का याद रखना कौन सा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये किस में आ जाते हैं? वैसे बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन से? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल और स्टेट तो सेम होगा, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने बैंक्स हो गए? 5, 5 टाइप्स हो गए। आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये आप याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। अब आप ये सोच रहे हो कि ऑम्बुड्समैन क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सपोज आपको बैंक से कोई भी शिकायत है, यानी कि बैंक ने आपको कोई काम नहीं किया, आप बैंक में जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। मान लो कि आपने ना एटीएम से पैसे निकलवाए, आपने पैसे निकलवाए, लेकिन वो एटीएम में कुछ गड़बड़ थी, वो पैसे बाहर तो आए नहीं, वो बीच में कहीं अटक गए, लेकिन बैंक से तो आपके पैसे जो है निकल गए, क्रेडिट हो गए। अब आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे, बैंक को कहोगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने एटीएम से पैसे तो निकलवाया, यहाँ से तो ठीक है क्रेडिट हो गए, लेकिन निकल गए, लेकिन मेरे को तो मिले नहीं क्योंकि वो एटीएम में फंस गए। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को एप्लीकेशन, बैंक आएगा, ठीक है एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो फिर आप वो कर दोगे, ठीक है। अगर आप बैंक ने सपोज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो ठीक है, आप सॉल्व होगी, दैट्स इट। लेकिन मेरी तो होगी थी, बैंक ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। 0.1% बैंक आपको रोज कह रहा है आप कल आना, आप परसों आना, आप आ जाएंगे, इस दिन आ जाएंगे, उस दिन आ जाएंगे, लेकिन काम हो नहीं रहा है। फिर आप जाते हो, फिर वो भी कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आ रहे पैसे। अब आप कहाँ जाओगे? बैंक ने तो मना कर दिया, आपको तो नुकसान हो गया ना ऐसे। तो फिर आप कहाँ जाओगे? ऑम्बड्समैन के पास, बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास, ठीक है। Banking Ombudsman is a senior official appointed by the RBI to redress the customer complaints against efficiency in certain banking services. Banking Ombudsman scheme को ना एक तरीके का उन्होंने कोई ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे होते हैं आरबीआई ने, ताकि वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सके, रिड्रेस कर सके, जो कि किसके अगेंस्ट है? बैंक ने अपनी सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड नहीं करी, इसलिए उनके प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कर सके, कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस कर सके, इसलिए ऑम्बड्समैन बना रखे हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखना है आपको, कब किया था, कौन से सेक्शन में है? 35A में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 बाय द आरबीआई। किसने किया था ये? आरबीआई ने किया था। और इफेक्ट में कब आया था? 1995 को, यानी कि 1949 में इन्होंने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 1995 में, यानी कि 1995 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम ने। एंड इट वाज फर्स्ट रिवाइज्ड इन 2002, यानी कि इसको 2002 में पहली बार रिवाइज किया गया था, यानी कि पहली बार इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। ओके, कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और कब इफेक्ट में आया था? 1995 में। और फर्स्ट रिवाइज किया गया था 2002 में, याद रखना।
प्रेजेंटली द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 इज इन ऑपरेशन, जो अभी की चल रही है ना, यानी कि लास्ट इन्होंने जो अभी से लेके लास्ट अगर मैं पीछे जाऊं तो 2006 में इन्होंने फिर से रिवाइज किया था, तो अभी की जो है 2006 वाली चल रही है, ठीक है। फर्स्ट कब रिवाइज किया था 2002 में, और अभी कौन सी चल रही है 2006 वाली। आगे है ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। जितने भी बैंक्स है ना वो सारे के सारे इस स्कीम में आ जाते हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी बैंक से अगर आपको कोई सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप ऑम्बड्समैन में जा सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आपको बैंक ने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जो आप चाहते थे, आपकी कंप्लेंट को सही से उन्होंने रजिस्टर मतलब काम नहीं किया उस पे, फिर आप साल बाद जा रहे हो ओम्बड्समैन के पास तो वो कुछ नहीं करेगा। इसका कुछ टाइम है कि 30 डेज या 40 डेज के अंदर अंदर, मतलब जब आपकी प्रॉब्लम बैंक ने नहीं सॉल्व करी तो तब से लेकर अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर ओम्बड्समैन के पास चले जाते हो तो ठीक। ज्यादा देर हो जाएगी, 2 3 4 महीने बाद जाओगे, फिर आपकी प्रॉब्लम को वो नहीं देखेंगे, ठीक है, आपकी कंप्लेंट को वो रिड्रेस नहीं करेंगे। Banking ombudsman is appointed for 3 years. Reappointment is also possible. यानी कि जो ombudsman है वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और reappointment इनकी पॉसिबल नहीं होती है। As on date 22 बैंकिंग ombudsman, यानी कि अभी जो है पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 22 ही बैंकिंग ombudsman इस वक्त है, ठीक है। अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम बड़ी है, लैक्स में है, काफी बड़ी है, बैंक नहीं आपकी प्रॉब्लम कंप्लेंट को सही से रिड्रेस कर पाया, आप कहाँ जाओगे, ऑम्बड्समैन के पास जाओगे। अगर उन्होंने कर दी सपोज आपकी प्रॉब्लम, तो बैंक को आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कितने का, मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन की बात कर रही हूँ 20 लाख का। ये ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है 10,000 तक की है, फिर बैंक ने नहीं सॉल्व कर पाया, फिर हम ऑम्बड्समैन के पास जाते हैं उसने कर दी तो बैंक आपको 20 लाख देगा, नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम लैक्स में करोड़ में होती है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, तो आपको कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा, 20 लाख, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन की बात कर रही हूँ, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 1,000 2,000 10,000 लाख कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख से ऊपर नहीं देंगे वो, चाहे आपके अगर करोड़ में भी प्रॉब्लम है ना, मतलब आपके जो पैसे की बात है वो करोड़ में भी है, आपको इतना फिर भी 20 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो एडिशनल कॉम्पेंसेशन, अगर बैंक आपको रोज रोज चक्कर लगवा रहा है कि अब कल आना परसों आना ये आना अगले हफ्ते आना ये वो, यानी कि आप दुखी हो चुके हो ना, तो आपको एडिशनल कॉम्पेंसेशन बैंक को 1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। मेंटल एगोनी या फिर हेरासमेंट के केस में बैंक को 1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दैट इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। अब मैंने नीचे ना एक टर्म लिख रखी है, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। अब ये क्या होती है, ये ना एक तरीके की कोर्ट है। क्या ये कोर्ट है, यहाँ पर क्या काम होता है, सपोज बैंक के पास गए, बैंक ने आपकी कंप्लेंट रिड्रेस नहीं करी, आप फिर ऑम्बड्समैन के पास गए, वहां भी आपकी प्रॉब्लम नहीं हो पाई रिड्रेस, फिर आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे। तो ये कोर्ट है जो कि सिर्फ फाइनेंशियली जैसे बैंक से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है ना उसको रजिस्टर करता है, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। अब आप पूछोगे ये आपकी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व कर देगा, ये आपकी प्रॉब्लम तारीख पे तारीख जैसे कोर्ट में होता है, ये भी सेम वैसे ही करेगा। और ठीक है, और एक बात और, जब आप ओम्बड्समैन के पास जाओगे ना तो इनके पास भी ना एक फिक्स टाइम होता है कि आपको, आई थिंक 40 डेज का होता है कि 40 to 60 डेज, मतलब इतने ही दिन में आपको उन इनकी कंप्लेंट कस्टमर की कंप्लेंट को रिड्रेस करनी पड़ेगी, यानी कि उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना फिर बंदा जा सकता है कोर्ट में, अगर कर दिया तो ठीक है। इसी तरीके से बैंक का भी है कि इतने दिन में अगर उन्होंने कर दी तो ठीक, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाओगे, ओम्बड्समैन के पास। वो भी नहीं कर पाया, अगर उसने भी 2 3 महीने लगा दिए नहीं हुई, फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में फिर तारीख पे तारीख और कुछ नहीं होने वाला, ओके। दैट इज ऑल अबाउट बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। अब टाइप्स ऑफ बैंक्स भी होंगे और ओम्बड्समैन स्कीम भी होगी। अब हम कल कोई और टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू, आई थिंक आरबीआई, या फिर कोई और मैं टॉपिक देख लूंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बाकी की वीडियोस भी जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो और मेरे साथ जुड़े रहिए, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना वीडियो को, ताकि उनको भी एडवांटेज मिल सके, ठीक है। इससे ना आपको फायदा, मैंने आपको कल भी बताया था क्या होता है, कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाला किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप किसी के कांटेक्ट में रहते हो तो पता लग जाएगा कि आप सामने वाला किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, क्या क्या कर रहा है,
उसने कितना कर लिया है। तो आपको अब उससे आगे कैसे जाना है ये आप फिर सोचोगे, आप फिर और ज्यादा पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए अगर आप शेयर करोगे ना तो आपको ये फायदा होगा, आपको अपना राइवल मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ तो मेरे को और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से सामने वाले तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको तो बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा टॉपिक पहले कराऊं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।